हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज से हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज का मतलब ये नहीं है बेटा कि आपको कुछ जल्दबाजी में कराया जाएगा। बस आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ डिटेल में समझाने के लिए मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको और डिटेल में और अच्छे से समझा सकूँ। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग का चैप्टर है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। 2 चैप्टर करेंगे साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझ में आ जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी क्या होती है, सिंपल इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार कोर्स में नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल उनका तब भी दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में भी देखें। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड है, किस चीज की बात कही जा रही है। तो देखिए बेटा, इकोनॉमिक इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडी विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्कार्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स हमारी वो ब्रांच होती है एक्टिविटी की जो कि ह्यूमन बीइंग करता है। और ह्यूमन बीइंग क्या करता है? 2 चीजें होती हैं। एक तो इंसान की इच्छा होती है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसको हम कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स। और जो उसकी इच्छा होती हैं वो तो लिमिटेड होती हैं। रिसोर्सेज जो होते हैं वो तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स में हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जाती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे कैसे करी जा रही हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ओरिजिन दिया गया है ग्रीक वर्ड्स, जिसको ओकोस, हाउस होल्ड और नेमेन यानी कि मैनेजमेंट। तो एक हाउस होल्ड जो इंसान होता है वो अपनी इच्छाओं का कैसे मैनेजमेंट कर रहा है, उसको हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, जाहिर सी बात है, एक इच्छा हमारी पूरी होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और जो रिसोर्सेज हैं वो तो भैया लिमिटेड है, स्कार्स है, ठीक है ना। तो ईच हाउस होल्ड लाइक टू सो यूटिलाइज इट्स वेल्थ एज टू सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ इट्स वांट्स और टू मैक्सिमाइज इट्स सेटिस्फैक्शन। तो जितने भी हाउस होल्ड हैं वो ऐसे अपने गुड्स को यूटिलाइज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। इस ही को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय एलोकेटिंग हिज स्कार्स रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। एक होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स को खरीद के कंज्यूम करता है। एक होता है प्रोड्यूसर, जो गुड्स को बनाता है। कंज्यूमर ये चाहता है कि जो मेरे पास पैसा है उसको सही से यूटिलाइज करूं और ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद कर अपनी इच्छा की पूर्ति करूं। प्रोड्यूसर ये चाहता है कि जो मेरे पास गुड्स हैं उसको ऐसे प्रोड्यूस करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट हो। एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन इंप्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। अगर मोस्टली हर इंसान की इच्छा की पूर्ति होगी तो जाहिर सी बात है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? थस इट इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट द इंडिविजुअल, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इसी को हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बारे में कहा गया है कि इकोनॉमिक एक साइंस है जो ह्यूमन का बिहेवियर पर कंसर्न है कि वो कैसे अपने स्कार्स रिसोर्सेस को यूज़ करता है इस तरीके से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इच्छा की पूर्ति हो सके और प्रोड्यूसर की ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो सके और सोसाइटी की ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो। देखो 3 चीज़ें हुई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और सोसाइटी। कंज्यूमर चाहता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वांट सेटिस्फाई हो जाए, प्रोड्यूसर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए और सोसाइटी चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो जाए। उसके बाद हेडिंग है स्कार्सिटी एंड चॉइस इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई इमेजिन करो कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, पर क्या आपको वो हर चीज़ मिल सकती है जो आपको चाहिए? नहीं। क्यों? डिपेंड करता है कि कितना रिसोर्स चाहिए
किस तरीके का चाहिए, आपकी डिमांड क्या है। तो यहां पर आपको एक वर्ड आ रहा है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है जो आपको चाहिए वो पूर्ति में कम है, यानी कि जिस चीज की डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई उसकी उतनी नहीं है, उसको हम कहते हैं स्कार्सिटी। जहां पर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है उस चीज की, उसलिए एक कंडीशन अराइज हो गई स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपको यहां दी गई हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। जो हमारी इच्छा होती है उन इच्छा के अनुसार जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड क्यों होते हैं कि रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड में बी यूज टू ग्रो व्हीट और राइस और मे बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आपके पास कोई खेत है, उस खेत में आप वीट भी ग्रो कर सकते हो, राइस भी ग्रो कर सकते हो और उसमें प्लॉटिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। उसका मतलब होता है रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो सके अगर आप कंज्यूमर हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके अगर आप प्रोड्यूसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके अगर आप सोसाइटी में जाते हो। तो चॉइस इज द आउटकम ऑफ सोसाइटी। चॉइस इमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्स आर टू बी यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है और इच्छा अनलिमिटेड है, तो चॉइस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट में 10 गुड्स हैं और मांगने वाले बहुत हैं, तो इन 10 गुड्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि कोई भी चूज किया हुआ गुड्स बेकार नहीं हो जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भंडारा हो रहा था साहब, और भंडारे में आपने देखा होगा जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो जो दोना होता है जिसमें वो प्रसाद देते हैं वो थोड़ा कम करते जाते हैं ताकि मोस्टली सबको मिल जाए। तो वो क्या है, स्कैरसिटी कमी हो रही है और चॉइस यानी कुछ भी चीज बेकार नहीं जाए, तो इसलिए कहते हैं स्कार्सिटी और चॉइस गो टुगेदर। चॉइस एक प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो स्कैरसिटी से कंडीशन आई चॉइस की। चॉइस का मतलब होता है हमें कोई डिसीजन लेना है। डिसीजन का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करना है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट और सोसाइटी का ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो सके। अब यहां पर आई आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस are studied and addressed at the level of individual is called microeconomics। जब जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह मेजर करी जानी है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल यूनिट यानी कि हाउस होल्ड को चुनना है, प्रोड्यूसर्स को चुनना है, एक इंडिविजुअल यूनिट को चुनना है अपनी रिसोर्सेस को और चॉइस को, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब कंट्री के हर इंसान को उस चॉइस और स्कार्सिटी का यूज करना है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे नेशनल इनकम, जैसे एग्रीगेट डिमांड, वो होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूं कि फॉर एग्जांपल भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म है माइक्रो, उसको भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है माइक्रोज, जिसको हम कहते हैं स्मॉल। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हम जब भी पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी करते हैं उन एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटा गया है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिन एक्टिविटी से हम पैसा कमा रहे हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हम अपने आप को सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के पैर छूना, मंदिर जाना। तो इसमें क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि डिमांड किसकी, सॉल्ट की, किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, या फिर एक स्मॉल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ कि आपकी जो कंपनी है उसमें आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर इनकी प्रॉब्लम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर ये ऑल ओवर कंट्री में सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे बेरोजगारी, जैसे नेशनल इनकम, जैसे जनरल प्राइस लेवल, ये हमारी क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर, अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो दोनों को दे रखा है भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो इंडिविजुअल यूनिट की प्रॉब्लम को देखती है, ये एज अ होल चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसर्न होता है वो आउटपुट और प्राइस के ऊपर होता है, इन पर एग्रीगेट आउटपुट के ऊपर होता है। ठीक है ना। तो यहां पर दो इकोनॉमिक्स निकल के आती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नॉर्मेटिव।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज, economic behavior related to past, present or future. It deals with such economic situation which can be studied by using fact and figures. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जिन इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है, जिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डील्स करती है, वो बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, वो एक फैक्ट पर बात करती है, सच्चाई पर बात करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जो पॉवर्टी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्योंकि हम फैक्ट पर बात कर रहे हैं। 22% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर, यानी कि 22% जो इंडिया की जनसंख्या है उसका 22% हिस्सा अभी भी गरीबी के नीचे है, गरीबी लाइन के नीचे है। ये एक फैक्ट है। If population in India continues to grow at the existing rate, the percentage of population will exceed. अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो गरीबी भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। यानी कि इन सारे ऑब्जर्वेशन से, इन सारे स्टेटमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए करे जा रहे हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो होती है कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। यानी कि इसमें हम बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं। ऐसा अगर अभी हो रहा है तो आगे चल के भी ऐसा होगा, कल ऐसा हो गया था, पिछले साल इतनी गरीबी बढ़ गई थी, कल पेट्रोल की दाम इतने बढ़ गए थे। ये सारे हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, दीज स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एनालाइज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये स्टेटमेंट क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं नेचर को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बेस्ड पर। इनके स्टेटमेंट फैक्ट और फिगर पर बेस्ड होते हैं। वो रिलेट कर सकता है पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। इनके स्टेटमेंट ट्रुथ पर बेस्ड होते हैं और कुछ भी जजमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करते। इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं देता, कोई अपना सजेशन नहीं देता, कोई डिबेट नहीं होती। ठीक है ना। बात आती है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या करें तो ऐसा हो जाए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि लोग अपने सजेशंस देते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं कि इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ओपिनियन का मतलब होता है जजमेंट। तो यहाँ पर आपको देखो ये कुछ पॉलिसी दे रखी हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता था? विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये पॉलिसी चल रही है ये इसलिए चल रही है कि देश से बेरोजगारी कम हो जाए। तो उम्मीद करी जा रही है कि इस पॉलिसी से शायद एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री से खत्म हो जाए। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये किसी फैक्ट फिगर में बात नहीं करी जा रही, ये अपने ओपिनियन दे रहे हैं। अगर हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करें तो शायद वो और अच्छे से यूज कर पाए। तो ये सारे के सारे हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का हिस्सा होते हैं। तो हर सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या समझा? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होता है जो कि किसी कंट्रोवर्सी से, डिबेट से आ सकता है। इसमें हमारा ट्रुथ पर बेस नहीं होता, अपने ओपिनियन पे बात होती है, जजमेंट पे बात होती है। और इसमें जो वर्ड होते हैं व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पर। अब बात आती है कि इकोनॉमी है क्या। पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि हम दो एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी। वो सारी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए करी जा रही है। टीचर स्कूल जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है, फार्मर फील्ड पर जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज में जाता है। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसी सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जहां पर लोग अपने एरिया में पैसा कमाते हैं जीने के लिए। एक सिंपल इकोनॉमी क्या है? एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विस विच ही नीड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। एक इंसान वो सारी चीज अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकता जो उसे चाहिए। इसके लिए वो डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर। अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट आपके ऊपर डिपेंड है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर के ऊपर डिपेंड हो। अगर आप टेलर हो तो क्लॉथ सिलवाने के लिए लोग आप पे डिपेंड हैं। तो ऐसे ही ये जो डिपेंडेंसी है, इसी डिपेंडेंसी से एक चीज आती है एक्सचेंज। आप किसी की मदद किस लिए करोगे? आपको बदले में कुछ मिलना चाहिए। वो मिलना क्या होता है?
पैसा होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो सिंपल इकोनॉमी है इज द मेन इन विच द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इज ऑफ मॉडरेट डिग्री, यानी कि सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्टली लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और डिपेंड के लिए वो एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरडिपेंडेंट एंड एक्सचेंज। उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है, अ सिंपल इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, अनलाइक इन अ सिंपल इकोनॉमी द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। फीचर्स ऑफ सिंपल इकोनॉमी विद अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, इसमें कहा गया है कि जैसे एक सिंपल इकोनॉमी होती है, सिंपल इकोनॉमी में से ही एक अलग इकोनॉमी आती है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वांट ज़्यादा हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा है तो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होगा, इनकम लेवल हाई हो जाएगा, डिग्री ऑफ एक्सचेंज हाई हो जाएगा, है ना। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है भाई, या तो हम प्रोडक्शन करेंगे या कंजप्शन करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। आर कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय अ गवर्नमेंट, इन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ आपकी इकोनॉमी बनाई हुई है, वो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस से समझाता हूँ। पहली है कंट्रोल और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होती है जो कि जिसमें जो एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी की सारी कंट्रोल करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा या कोई अथॉरिटी द्वारा। इसमें सारे डिसीजन सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए दिए जाएंगे, समाज के कल्याण के लिए। इसमें कंज्यूमर इज नॉट सोवरीन, सोवरीन का मतलब होता है किसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना। यहाँ पे हम कंज्यूमर को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, है ना, हमें ये डिसाइड करना होता है क्या बनाना है, क्या सही है, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये हमारा पब्लिक सेक्टर होता है जो कि डोमिनेट्स करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। सारा का सारा काम गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी कीमत पर कितने रिसोर्सेज को सेल करना है। अब बात आती है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी क्या होती है, ये वो इकोनॉमी होती है जो कि कंट्रोल करी जाती है मार्केट के फोर्सेस से। मार्केट में जो फोर्सेस चल रही है, मार्केट में जो डिमांड आ रही है, वही काम होगा। इसमें सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए लिए जाते हैं। कंज्यूमर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कंज्यूमर क्या खरीदने के लिए इच्छुक है। मोस्टली रिसोर्सेज में कंट्रोल करे जाते हैं लोगों के द्वारा, और इसमें प्राइवेट सेक्टर करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर बात आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, दीज आर द इकोनॉमी विच वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। मार्केट में फ्री तो है, मार्केट डिसाइड करेगा, मार्केट जिस भाव में जा रहा है वैसे ही होगा, लेकिन रेगुलेशन किसके हाथ में है, गवर्नमेंट। यानी आप काम तो कर रहे हो, लेकिन ऊपर गवर्नमेंट देख रही है कि आप कुछ गलत ना कर दो। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन है वो इस मोटिव से लिए जाएंगे कि दोनों काम होगा, प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगी और सोशल वेलफेयर भी होगा। कंज्यूमर का भी इसमें ध्यान दिया जाता है ना। इसमें दोनों का मिक्सचर हो जाएगा, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो ये तो है आपका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इसी से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है सेकंड, जो कि मोस्टली बुक में एक ही साथ है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, मैंने आपको बताया कि वांट ऑफ ह्यूमन बीइंग आर अनलिमिटेड। भाई इंसान की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, वो खत्म ही नहीं होती, एक पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी आ जाएगी, लेकिन इनको जो सेटिस्फाई कर रही है वो तो कम है ना। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज नो इकोनॉमी पजेसेस अनलिमिटेड रिसोर्सेज। किसी के भी पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ही नहीं, तो हर किसी को वो चीज़ नहीं मिल सकती जो सबको चाहिए। तो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देयरफॉर टू मेक अ चॉइस रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। तो इसलिए जो भी हमारी इकोनॉमी होती है उसका एक कर्तव्य बन जाता है कि जो भी उसके पास प्रोडक्ट है उसको ऐसे चॉइस करे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब होता है जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को इस तरीके से इस्तेमाल करें जहाँ पे किसी का भी कोई वेस्टेज ना हो, कोई गलत ना हो। जैसे आपके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, लोग काम पे लगे हुए हैं तो उनका काम कहीं गलत दिशा में ना जा रहा हो, पैसे बर्बाद नहीं हो रहे हो। जैसे दिया रखा है लाइक लैंड, लेबर और कैपिटल। तो फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट इंडस्ट्री एंड हाउ मच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
जो हमारी फॉर एग्जांपल दे रखा है कि भाई इकोनॉमी में हमें डिसाइड करना है कितना रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज के लिए यूज करा जाएगा और कितना रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाएगा, इन्हीं चॉइस करने को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, उन्हें किस तरीके से यूज किया जाए। इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज का मतलब होता है उन्हें इस तरीके से इस्तेमाल करना कि उनका कहीं भी वेस्ट ना हो। तो भाई आपकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सर वो आई कहाँ से? मैंने आपको बताया था इंसान की वांट अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड यानी कि एक इच्छा पूरी हुई दूसरी आ गई, इस वजह से भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने कहा, मैककॉनल ने कहा है कि स्कैरसिटी एक वो सिचुएशन है इन विच देयर इज नॉट इनफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल ह्यूमन वांट। सारी इंसान की जो इच्छा है वो नहीं पूरी हो सकती। और अल्टरनेटिव यूजेस का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपकी चीज़ है, चीज़ आइसक्रीम के लिए भी यूज़ हो सकती है, रसगुल्ला के लिए भी यूज़ हो सकती है। जो मिल्क है, मिल्क आइसक्रीम के लिए भी यूज़ हो सकता है, रसगुल्ला के लिए यूज़ हो सकता है, मुंह में पानी आ गया होगा बहुत सौ के लिए। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस। अब ये है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है, इसके 2 डायमेंशंस होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। द फर्स्ट and foremost problem of every economy is what goods or service should be produced so as to satisfy the maximum wants of the people। भाई हमारे पास गुड्स हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लेकिन कौन से रिसोर्सेज बनाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट को सेटिस्फाई कर सकें। दिस प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू देयर वांट। ये प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, और अगर कम रिसोर्सेज में भी आपने कुछ ऐसे रिसोर्सेज बना दिए जिससे आप इंसान की वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो वो बेकार ही है ना। ईच इकोनॉमी हैज देयरफॉर टू मेक अ चॉइस एज टू विच वांट इज टू सेटिस्फाई एंड विच वन इज टू बी फॉरगॉन। तो हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कौन सी डिमांड बनाएं और कौन से छोड़ दें। फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस। पहले इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स बनाने हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जो डायरेक्टली यूज करे जाते हैं। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम आते हैं, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी में चॉइस करा जाता है कि भाई क्या बनाया जाए, ठीक है ना। उसके बाद जब इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि क्या गुड्स बनना है, फिर उनको डिसाइड करना पड़ता है उसकी क्वांटिटी के बारे में कि भाई कंज्यूमर गुड्स कितने बनाने हैं, कैपिटल गुड्स कितने बनाने हैं। इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ एंड वीट विद इन अ गिवन पीरियड एंड विद लिमिटेड मींस, देन इट विल हैव टू प्रोड्यूस लेस ऑफ मशीन। अगर इकोनॉमी में डिसाइड किया गया है कि वो कपड़े ज़्यादा बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें मशीन कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, है ना। मैं बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर ए बी सी 3 गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो और आपने डिसाइड किया कि ए को ज़्यादा बनाओगे, तो जाहिर सी बात है बी और सी को कम बनाओगे। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, जो सेकंड और मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बनाया कैसे जाए यानी कि आप मशीन का इस्तेमाल करेंगे या लेबर का इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें हम ये देखते हैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट क्या है, प्रोडक्शन का खर्चा किस में कम आ रहा है, लेबर में या कैपिटल में। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में मतलब क्या होता है, लेबर इज मोर देन कैपिटल, और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल इज मोर देन लेबर। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि किस टेक्निक को यूज करें, वो टोटल डिपेंड है किस में उनका कम खर्च हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज हो रहा है। फिर तीसरा आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल द सेक्शन। भाई सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके लिए नहीं बन सकता, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 सेक्शन रखे, एक रिच और एक पुअर। सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। अगर आप सोशल वेलफेयर करना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स किसके लिए बनाओगे, पुअर लोगों के लिए बनाओगे। और इट वुड, अब इसमें क्या होगा, इट वुड रिड्यूस इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। इससे क्या होगा, जो इनइक्वालिटी है वो कम होगी और इक्वालिटी बढ़ेगी। बट देयर इज ए हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, लेकिन आपको मालूम नहीं है खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर आपका मोटिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मैं किसके लिए बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा रिच सेक्शन के लिए। तो ये तो हमारे ही होती है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमी। इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, सबसे पहला है मार्केट इकोनॉमी।
इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, वो फ्री इकोनॉमी होती है जिसमें प्रोड्यूसर फ्री होता है डिसाइड करने के लिए व्हाट टू, हाउ टू और हुम टू। तो ऑन द बेसिस टेक देयर डिसीजन, यस ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्स इन द मार्केट। प्रोड्यूसर क्या करता है, वो देखता है मार्केट में क्या चीज चल रही है, मार्केट में डिमांड किसकी ज्यादा है, उसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। वो कौन सी टेक्निक को यूज करेगा, वो उस टेक्निक को यूज करेगा जिसमें उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम हो, ठीक है ना। फिर आता है सेंट्रली प्लान डिसीजन। सेंट्रली प्लान डिसीजन में व्हाट टू, हाउ टू, हुम टू का जो डिसीजन होता है वो अथॉरिटी करती है, गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर करना। तो मार्केट इकोनॉमी तो प्रॉफिट के लिए बना है, लेकिन सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बना है सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए। तो वो गुड्स जो ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला कर सकते हैं उस टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। और सेम फीचर आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की मेरिट्स हैं, दोनों के फायदे हैं। भाई समाज का भला भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में भी जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहिए। उसके बाद ये पोर्शन है आपका पीपीसी का। पीपीसी का जो पोर्शन है इस साल के लिए आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसको बाद में देखें वीडियो को। तो हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पहले मैं एक बार देख लेता हूं। हाँ जी भाई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस साल वो इसी साल के देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं जो कोर्स में पहले वो समझा दे रहा हूँ, फिर मैं पीपीसी समझाऊंगा क्योंकि वो वीडियो कहीं छोड़ ना दें। देखिए पीपीसी का पोर्शन हम बाद में कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम दैट अ गिवन सेट ऑफ रिसोर्सेज हैव टू यूजेस। मैंने कहा कि जो एक सेट है रिसोर्सेज का, उसके दो इस्तेमाल हैं, यूज वन एंड यूज टू। इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज वन इज 1000 एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इन यूज टू 2000, अगर हम उसे पहले की तरह इस्तेमाल करते हैं तो 1000 का फायदा होगा, और दूसरे की तरह इस्तेमाल करते हैं तो 2000 का फायदा होगा। प्रोडक्शन में टेक्निक सेम है, तो कॉमन सेंस जाहिर सी बात है आप किसको एम्प्लॉय करोगे, सेकंड वाले को। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपने कहीं जिम ज्वाइन कर रखी है, अब मैंने कहा कि भाई एक और नई जिम खुली है, सेम रेट है, बस स्पेस ज्यादा है, वहां पे ट्रेनर भी है, तो आप क्या करोगे, पहली वाली जिम को छोड़ दोगे। यानी कि जो पहले आपके लिए बेस्ट था उसको आपने छोड़ दिया, जो अब आपके लिए बेस्ट है इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये सारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मोस्ट वैल्यू प्रोडक्शन यूज वन, यूज टू, यूज थ्री, यूज फोर, तो हम क्या करेंगे, यूज वन करेंगे, है ना, नहीं सॉरी यूज फोर करेंगे, यूज फोर मैंने देखना भूल गया, है ना, जिसमें हमें जार से सारा प्रॉफिट होगा उसी में तो हम करेंगे। अब यहाँ पे आपको कर्व दे रखा है, ये पीपीसी का कर्व होता है एक तरीके से, इस तरीके का ये पीपीसी कर्व होता है। इसके अंदर जितने पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो इस पर होता है वो फुली यूटिलाइज, और जो उसके बाहर होता है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है। मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई का मतलब होता है जो भी हमारा आउटपुट में लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, अपॉन जो भी हमारे आउटपुट में गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो इससे हम एमओसी निकालते हैं। यहाँ पे दे रखा है marginal cost tend to rise. Marginal cost tend to rise because as resources are continuously shifting from opportunity 1 to opportunity 2, their existing spaceless use is distributed. When the spaceless use of resources, देखो मैं एक अपॉर्चुनिटी से दूसरी पे चला गया, दूसरी पे तीसरी पे चला गया, तीसरी से चौथी पे चला गया, मैं शिफ्ट क्यों करूंगा जब मुझे पहले से बेटर मिलेगा ना। मैं पहले 1 पे काम कर रहा था, वहाँ मेरी सैलरी 10,000 थी, मैं 2 पे गया वहाँ 12,000, मैं 3 पे गया वहाँ 14,000, मैं 4 पे गया मैं 16,000। तो जब भी मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शिफ्ट करूंगा तो एक चीज़ मेरी क्या है, बढ़ रही होगी। तो ये रीज़न होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को राइज करने का। तो देखो मैं न्यूमेरिकल से आपको समझाता हूँ, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, आप कुछ फॉर्मूला मत देखो, आप बस वीट को देखो और क्लॉथ को देखो। इन दोनों में आपको कुछ चीज़ बढ़ती हुई नजर आ रही होगी और कुछ चीज़ घटती हुई नजर आ रही होगी। जो चीज़ घट रही है उसे लेंगे ऊपर, जो चीज़ बढ़ रही है उसे लेंगे नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीट घट रहा है, पहला एमओसी डैश हो जाएगा, उसके बाद 100 से कितना हो गया 90, 10 घटा, ये 0 से 25 यानी कि 25 बढ़ा तो 10/25, ऐसे ही फिर कितना घटा 20,
और ये 25 तो 20/25, फिर अगेन 30 और 25 तो 3/25। इस तरीके से MOC आ जाएगा। तो जो बच्चे इस साल यानी कि 2021 में अपने पेपर दे रहे हैं उन लोगों के लिए इतना ही है चैप्टर, और जो आगे बच्चे देखेंगे उनके लिए मैं PPC में बता दे रहा हूं कि PPC होता क्या है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, भाई क्या चीज बनाओगे और किस चीज से बनाओगे, तकनीक है, उन दोनों की मदद से आप किस चीज का कितना प्रोडक्शन कर सकते हो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि अगर आप एक हलवाई के पास जाओ और अगर आप उससे कहो कि भाई हमारे यहाँ भंडारा होना है इस तारीख को, तो वो अपनी तरफ से ही एडजस्ट करके बताता है इतना सामान इतना सामान इतना सामान, वो आपसे नहीं पूछता। यानी उसके माइंड में एक आइडिया सेट है, उसी आइडिया से वो बताता है कि ये इतना ये इतना ये कितना, उसी को कहते हैं PPC का। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व होता है जो कि हमें प्रोडक्शन बताता है कि हम इतना इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं किसी भी दो गुड्स का अपने रिसोर्सेज और तकनीक के अनुसार। इसको हम प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका देखो यहां दे रखा है आपको, ये PPC कर्व होता है जब भी आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे या तकनीक में अपडेशन आएगा, ये जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको यहां दिख रहा है, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी रिसोर्सेज में कमी आएगी, टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो जाएगी, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इनके ऊपर केस के ऊपर डिपेंड करता है ना। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिसोर्सेज घटते बढ़ते हैं, तकनीक कभी घटती बढ़ती नहीं है, वो तो अपडेट होगी या आउटडेट होगी। तो देखो, जब हमारे चेंज इन रिसोर्सेज बढ़े तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, पहले यहां था अब यहां हो गया। रिसोर्सेज कम हुए तो पहले यहां था वे यहां हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ये लेफ्टवर्ड ये राइटवर्ड। लेकिन तकनीक कभी मैंने क्या बताया, घटती बढ़ती नहीं है, अपडेट होती है या आउटडेट होती है। अगर आपकी तकनीक अपडेट हो गई तो पहले ये था, अगेन उसी पॉइंट से लेकिन राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और तकनीक अगर आउटडेट हो जाएगी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, जो दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है PPC की, पहली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्लोप डाउनवर्ड का मतलब इसलिए होता है कि कभी भी अगर हम X गुड्स को बना रहे हैं और Y गुड्स को बना रहे हैं तो दोनों में से एक गुड्स को ही बढ़ाएंगे, एक को घटाएंगे। इस वजह से हमारा जो PPC कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, यानी एक हमेशा घटेगा ही, या तो X या तो Y। दूसरा, ये कॉनकेव होते हैं शेप में, शेप हमने देखी, ये कॉनकेव होते हैं, है ना। तो यही है PPC आपका, ये मैंने पॉइंट बता दिया। अटेनेबल कॉम्बिनेशन, फुली यूटिलाइज, और इसके जो बाहर होता है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा। आज की वीडियो में हमारा ये पहला चैप्टर जो बेसिक है वो खत्म होता है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल ऑफ यू।